हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का जो इनकम टैक्स पेपर है उसे पढ़ रहे थे। और इनकम टैक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में बार बार जिससे क्वेश्चन आता रहता है, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। हम इनकम फ्रॉम सैलरी डिस्कस कर रहे थे और हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी इनकम को अगर हमें सैलरी बोलना है ना, किसी भी इनकम को अगर हमें सैलरी बोलना है तो देयर मस्ट बी ए रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई। और जो वो रिलेशनशिप है ना स्टूडेंट्स, जो रिलेशनशिप है उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। पेयर एंड पेई के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए एंड वो रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। सो पेयर एंड पेई मस्ट हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड एज द एम्प्लॉयर कैपेसिटी। पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर कैपेसिटी में होना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को हमने एक बार अच्छे से डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप सर क्या होता है। ये होता है मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकता है एम्प्लॉय के जो भी एक्टिविटीज है, सारे के सारे एक्टिविटीज को। सही है। इसी वजह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस किया था जिसके बारे में हम लोगों ने कवर किया था पिछले क्लास में, जिसमें हमने ये बात किया था कि वंस ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप सेटअप हो जाता है, इसके बाद चाहे आप एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो चाहे आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो इनकम है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ओके, एक बार आपने सैलरी अर्न किया, उसके बाद आपने किसी को दे दिया, वो सैलरी फॉरगोइंग सैलरी जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर अपने लोगों की बेनिफिट के लिए सैलरी को सरेंडर किया है, ठीक है, एक चीज होता है आपकी फॉरगोइंग सैलरी और एक होता है आपकी सरेंडर ऑफ सैलरी। ठीक है, अगर आपने सैलरी को सरेंडर कर लिया है ना, तो मैं एक बात बताऊं, यहां पे आपका इनकम बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा। सही है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि इनकम अगर एम्प्लॉयर अगर टैक्स फ्री, वैसे तो एम्प्लॉय जो भी इनकम करता है सैलरी से वो एम्प्लॉय को टैक्स देना है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर टैक्स दे रहा है एम्प्लॉय के लिए ऑन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो उस केस में वो जो टैक्सेबल सैलरी ना, जो टैक्स पे कर रहा है एम्प्लॉयर, वो क्या होगा, एज ए परकुजाई ट्रीट किया जाएगा। ओके, उसके बाद एक चीज हमने कवर किया था कि अगर कोई फॉरेन एम्बेसडर है, ठीक है, कोई फॉरेन एम्बेसडर है, फॉरेन एम्बेसी है, हाई कमीशन है, लेजिस्लेशन कमीशन, कंसल्टेंट और एनी अदर ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फॉरेन स्टेट और एज ए मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ एनी ऑफ दिस ऑफिशियल इज एग्जेम्प्टेड। यानी कि अगर कोई फॉरेन एम्बेसडर है, किसी फॉरेन कंट्री का गवर्नमेंट ऑफिशियल है और उससे इंडिया में कुछ सैलरी मिल रहा है, तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि अगर पार्टनर है, पार्टनर कोई भी सैलरी रिसीव करता है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो सैलरी रिसीव करे, चाहे वो रेम्यूनरेशन रिसीव करे, कुछ भी रिसीव करे, वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी, ना कि अंडर द हेड सैलरी। सही है सर। उसके बाद हमने बात किया था सोल प्रोप्राइटर के बारे में। जो सोल प्रोप्राइटर होता है, अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म से कुछ भी इनकम रिसीव करता है तो वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी में, ना कि सैलरी में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारे एमपी और एमएलए है उन्हें जो पैसा मिलता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ओके, और एक पॉइंट था जो था कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, उन्हें जो सैलरी मिलता है, भले ही उनका कोई भी एम्प्लॉयर नहीं है, उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं है, लेकिन जो भी सैलरी जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिसीव करते, वो भी आपका सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। ओके, और अगर मैं बात करूं कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज के बारे में, जैसे कि डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर जो भी सैलरी रिसीव करते हैं ना, जो भी फीस वगैरह रिसीव करते हैं फॉर अटेंडिंग द जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग, वो सैलरी आपका सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, इन लोगों ने जो भी सैलरी रिसीव किया है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे सर सेक्शन 15 जो है चार्जिंग सेक्शन। अच्छा, ये चार्जिंग सेक्शन सर क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन जो है वो ये बोलता है कि सैलरी इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस व्हिच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब है
सैलरी सर कब टैक्सेबल होगा? जब सैलरी ड्यू हो जाता है या फिर जब आपने सैलरी रिसीव किया। दोनों केस में जो अर्लियर आएगा, जो पहले आएगा, उस डेट में हमारा सैलरी टैक्सेबल होगा। अब सर एक चीज हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी भी पर्सन का सैलरी ड्यू कब होता है? मैंने सपोज अप्रैल के महीने में ज्वाइन किया है, 1 अप्रैल 2025 में मैंने कंपनी ज्वाइन किया है, राइट। 1 अप्रैल 2024 में मैंने कंपनी ज्वाइन किया है। तो इसमें क्या होगा सर, मेरा जो सैलरी है, मैं एलिजिबल कब हो जाऊंगा? मैं जब 1 महीना काम करता हूं। सो अप्रैल के महीने में मैंने ज्वाइन किया, अप्रैल 30 तक, 30 अप्रैल 2025 तक मैं क्या करूंगा ना, एलिजिबल हो जाऊंगा कि मैंने 1 महीना काम किया है, अब मुझे सैलरी मिलना चाहिए। तो अब इस दिन मेरा सैलरी क्या हो गया? ड्यू हो गया, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या करता है, 90% कंपनी क्या करते हैं, उसी दिन को आपको सैलरी नहीं देते। कुछ कुछ कंपनी जो होते हैं, जैसे कि 7th, कुछ कंपनी होते हैं जो क्या करेंगे कि बोलेंगे कि नहीं, आपका सैलरी जो है वो 2 तारीख को मिलेगा। अगर इस महीने आप काम कर रहे हो, नेक्स्ट महीने में 2 तारीख को आपको सैलरी मिलेगा। तो सैलरी रिसिव्ड कब होगा? जब आपको मिला है। तो सर टैक्सेबल कब होना चाहिए? 30 अप्रैल और 2 मार्च, क्योंकि 2 मार्च को हमारे 2 मई को हमारे अकाउंट में पैसा आया है। 30 अप्रैल को हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया है, ठीक है। 30 अप्रैल को हम एलिजिबल हो गए, क्योंकि हमने 1 महीना पूरा का पूरा मेहनत किया, 1 महीना हम लोगों ने काम किया है। तो इसकी वजह से 30 अप्रैल को हमारा क्या हुआ, सैलरी ड्यू हो गया, ओके। लेकिन 2 मई को हमारा सैलरी रिसीव हो रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है, उसके बाद हम खर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमारा सैलरी टैक्सेबल कब होगा सर? इनकम टैक्स में ये बोला गया कि भाई रिसिप्ट और ड्यू दोनों में से जो भी पहले आएगा ना, जो डेट पहले आएगा, व्हिचएवर इज अर्लियर, उस डेट को हमारा सैलरी टैक्सेबल होगा। सो 30 अप्रैल को हमारा सैलरी टैक्सेबल होगा, ओके। सो इसीलिए ये सर कंसेप्ट कब आएगा? देखो, सपोज हम हर महीने नेक्स्ट तारीख को, मतलब हर महीने की 2 तारीख को हमें सैलरी मिल रहा है। तो हमारा जो लास्ट महीना रहेगा फाइनेंशियल ईयर का, वो कितना रहेगा? 31 मार्च 2026, ठीक है। 2025-2026 ईयर के लिए, 2025-2026 ईयर के लिए हमारा जो सैलरी मतलब एंड का महीना रहेगा स्टार्टिंग होगा 1 अप्रैल से, एंड हो जाएगा 31 मार्च से, ओके। सो मार्च के महीने का सर सैलरी है, वो हमें कब मिलेगा सर? वो हमें मिलेगा 2 अप्रैल 2026 को। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि ये जो मार्च का महीने का सैलरी है वो हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, हमारी उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई हमें तो इस साल मिला ही नहीं पैसा, तो हम क्यों टैक्स दे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको टैक्स आइदर ड्यू बेसिस पे या फिर तो रिसिप्ट बेसिस पे, जो पहले आएगा उस बेसिस पे देना चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर हम बोले टैक्सेबल सैलरी में क्या आएगा, देखो एडवांस सैलरी एक होता है, यानी कि आपने काम करने से पहले एडवांस लिया है कंपनी से। सपोज मैंने कंपनी ज्वाइन किया 1 अप्रैल 2025 में। मैंने कंपनी को बोला कि सर अभी मेरी हालत बहुत ख़राब है, अभी मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, अच्छे कपड़े के लिए पैसा नहीं है। तो कंपनी ने बोला कि हाँ बिल्कुल, एक काम करिए, हम आपको 2 महीने का एडवांस सैलरी पे करते हैं। हम आपको 2 महीने का ज्वाइनिंग हम आपको क्या करेंगे, एडवांस सैलरी 2 महीने का पे कर लेंगे। आप उसमें से अच्छे जूते कपड़े ये सब खरीद लीजिए। सो हेंस एडवांस सैलरी अगर आपको मिला है ना, तो पहले ये रिसीव हुआ होगा, उसके बाद ड्यू हुआ होगा, ठीक है। इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। क्योंकि सर, क्योंकि एडवांस सैलरी आपका पहले रिसिप्ट हुआ होगा, उसके बाद ये ड्यू होगा। सही है, सही है सर। उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि जैसे मैंने बोला कि मार्च के महीने का सैलरी हमारा आउटस्टैंडिंग होगा, जो हमें अप्रैल के महीने में मिलेगा। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इन द ईयर इन व्हिच इट इज ड्यू। दीज वेजेस आर नॉट टैक्स अगेन व्हेन दे आर एक्चुअली पेड। जैसे मैंने बोला कि एडवांस सैलरी रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होगा, ओके। और जब आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हुआ है, अगेन अगर ये रिसिप्ट हो जाता है तो ये दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है सर। अब बात करते हैं और एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जिसका नाम है एरियर सैलरी। सर ये एरियर सैलरी क्या है? अगर आपकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है ना,
अगर आपकी सैलरी रिट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे एरियर ऑफ सैलरी। ओके, एरियर ऑफ सैलरी एक एग्जांपल ले लेते हैं सर हम लोग। एरियर सैलरी में हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक एग्जांपल। सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर प्रसन्न। ओके, मिस्टर प्रसन्न बोल के एक कॉलेज लेक्चरर है। ठीक है, मिस्टर प्रसन्न क्या करता है, कॉलेज है, ठीक है, जिसका नाम है XYZ कॉलेज, XYZ कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ओके, XYZ कॉलेज है, XYZ कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, कॉलेज है जहां पे मिस्टर प्रसन्न ने क्या किया, 2020 ईयर में ज्वाइन किया, 2021 ईयर में ज्वाइन किया इसने। ओके, कोविड का टाइम था तो जॉब नहीं था, तो इसने बोला कि नहीं छोटा सा कॉलेज है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, पढ़ाने का अच्छा सा शौक था इसे, इस वजह से कॉलेज वालों ने इसकी जो पैकेज, इसका जो सैलरी डिसाइड किया वो किया 15,000 पर मंथ। ओके, कॉलेज वालों ने बोला कि सर देखिए आपका 15,000 पर मंथ है पैकेज, मतलब सैलरी, गेस्ट एज ए गेस्ट फैकल्टी। ओके, और इसे 15,000 मिला, लेकिन उन लोगों ने बोला कि विथ 10% इंक्रीमेंट, विथ 10% इंक्रीमेंट। हर साल आपकी सैलरी क्या होगा सर, 10% इंक्रीमेंट होगा। ओके, या फिर हम डायरेक्टली बोल लेते हैं कि हर साल आपकी सैलरी 1500 का इंक्रीमेंट होगा। हर साल आपकी सैलरी 1500 का 1500 पर एनम इंक्रीमेंट। ओके, सो यानी कि अगर मैं बोलूं कि प्रसन्न का सैलरी 2021-2022 में कितना होना चाहिए था सर, 2021-2022 में होना चाहिए था सर 16,500। 2022-2023 में कितना होना चाहिए था, 18,000 का सर होना चाहिए था। 2023-2024 में ये 2023-2024 में कितना होना चाहिए था, 18,000 का होना चाहिए था। 2024-2025 में कितना होना चाहिए था सर, 19,500 का होना चाहिए था। ओके, एंड 2025-2026 में सर कितना होना चाहिए था, 21,000 का होना चाहिए था। लेकिन सर जो हम चाहेंगे वो होगा, जो हम चाहेंगे वो अगर हमारी लाइफ में हो जाए तो हम तो भगवान हो जाएंगे ना। ऐसा बिल्कुल प्रसन्न के साथ नहीं हुआ। पहले साल कॉलेज वालों ने उसे 15,000 का सैलरी पर मंथ दे दिया। यहाँ पे कॉलेज वालों ने कोई गलती नहीं की, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट ईयर आया तो कॉलेज वालों ने बोला कि सर देखिए प्रसन्न को एक्सपेक्ट था कितना, 16,500 का सैलरी देंगे, लेकिन यहाँ पे कॉलेज वाले कितना दे रहे हैं, 15,000। अब प्रसन्न ने पूछा कि सर मेरा सैलरी आपने बोला था कि इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो कॉलेज वालों ने बोला क्या, कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव था या फिर जो कॉलेज का डिपार्टमेंट था उसने बोला कि सर देखिए अभी कॉलेज मतलब कोविड चल रहा है, बच्चों की एडमिशन नहीं हो रहा है, कॉलेज के पास अच्छा खासा फंडिंग नहीं है कि आपको हम क्या करेंगे, सैलरी इंक्रीमेंट करेंगे। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद हम आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करने वाले। ओके, अब उसके बाद फिर से यहाँ पे 15,000 फिर दे रहे। अब प्रसन्न को आया गुस्सा। प्रसन्न ने बोला सर ये क्या चीज़ है, आपने बोला था कि नेक्स्ट ईयर, पिछले साल आपने बोला था कि कोविड है इस वजह से 15,000 आपने मुझे दिया था, इस साल भी आप 15,000 दे रहे हो, जबकि एग्रीमेंट वाइज है, जबकि अगर मैं अपनी हक की बात करूँ ना तो मुझे 18,000 मिलना चाहिए। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि 18,000 दीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि 16,500 भी 1,500 इंक्रीमेंट करके दे दीजिए। अब कॉलेज वालों ने यहाँ से क्या किया, थोड़ी सी दादागिरी स्टार्ट कर लिया उन लोगों ने बोला कि भाई देखो हमारे पास और भी गेस्ट फैकल्टीज है, हमारे पास और भी पीजी जो एमकॉम करने वाले हैं ना वो भरे पड़े, कोविड में इतने सारे लोगों ने एमकॉम कर लिया है कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर 15,000 में रहना है तो रहिए, वरना आप जा सकते हैं। प्रसन्न ने क्या किया, कोर्ट में केस कर लिया इसने, सही है। सो कोर्ट में केस चला। इस साल जैसे ही कोर्ट में प्रसन्न ने केस किया तो कॉलेज वालों को थोड़ा सा आया डर, और कॉलेज वालों ने बोला कि नहीं सर आप कोर्ट में केस मत करिए, हम क्या करेंगे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, और कॉलेज वालों ने 16,500 की इंक्रीमेंट कर ली। बट प्रसन्न ने क्या बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, मेरा सैलरी जब से इंक्रीमेंट होना चाहिए था मुझे वहां से चाहिए। तो कॉलेज वालों ने फिर से, कॉलेज वाला बोला हाँ करिए केस, इंडिया में तो केस चलता ही रहता है, तो आप करिए आराम से। अब प्रसन्न ने केस किया, लेकिन कॉलेज वालों ने 16,500 की सैलरी से पेमेंट किया। ओके,
और नेक्स्ट ईयर इन लोगों ने क्या किया, 18,000 की भी सैलरी पेमेंट किया। अब जैसे ही कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि भाई देखो हुआ है प्रसन्न सर के साथ गलती, ठीक है, प्रसन्न सर के साथ जो है ना वो नाइंसाफी हुआ है, ये एलिजिबल है, ये अच्छा पढ़ाते, बच्चों का फीडबैक अच्छा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इनकी सैलरी टाइमली पे करना चाहिए और जिस हिसाब से आपने बोला था कि इंक्रीमेंट होगा उसी हिसाब से आपको सैलरी पेमेंट करना है। यानी कि कॉलेज वालों ने सही काम से किया था सर, 2020-2021 में ये बिल्कुल सही थे 15,000 की सैलरी, लेकिन 2021-2022 में इन्होंने सैलरी प्रसन्न सर को 1500 का एक्स्ट्रा नहीं दिया है, तो यहाँ पे उन्हें 1500 की सैलरी देना पड़ेगा। 1500 इंटू 12 तो ये आता है कुछ 18,000 का, ठीक है सर। यहाँ पे प्रसन्न सर को 3,000 की सैलरी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है, सो यहाँ पे आएगा 36,000। यहाँ पे भी सर 36,000 आएगा और यहाँ पे भी सर 36,000 आएगा, ठीक है। सो 36,000, 36,000, 36,000 एंड ये आएगा 18,000। ओके, तो ये कितना हो रहा है सर आपका 90,000 प्लस 1,26,000 आपको प्रसन्न सर को देना पड़ेगा, ठीक है। किसको देना पड़ेगा, XYZ कॉलेज को। प्रसन्न सर की जो नॉर्मल सैलरी है ना वो तो देना ही देना है, लेकिन कॉलेज वालों ने मतलब कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो सैलरी है 1,26,000 का ये आपको देना है, इसे ही हम बोलते हैं एरियर ऑफ सैलरी। अब ये जो एरियर ऑफ सैलरी है ना स्टूडेंट्स, ये एरियर ऑफ सैलरी में आपको कुछ रिबेट भी मिलता है, ठीक है, आपको कुछ डिडक्शन भी मिलता है, आपको कुछ रिलीफ भी मिलता है, क्योंकि आप ये सिर्फ 1,26,000 मत देखिए, अगर यहाँ पे एक और जीरो ऐड हो जाता ना तो ये 12,60,000 हो जाता, ठीक है। सो इसी वजह से जो एरियर ऑफ सैलरी, अगर आपकी सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे एरियर ऑफ सैलरी, और एरियर ऑफ सैलरी हमेशा रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। सर ये ड्यू बेसिस पे क्यों टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि देखो कोर्ट में क्या होगा, किसके फेवर में डिसीजन आएगा, इसे ये किसी को भी नहीं पता, इसी वजह से एरियर ऑफ सैलरी हमेशा क्या होगा आपका रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगा। अब सर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। सैलरी जब हम इनकम कंप्यूटेशन करेंगे ना स्टूडेंट, सैलरी कंप्यूटेशन के लिए एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट हम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। सैलरी कंप्यूटेशन के लिए एक फॉर्मेट है जो हमें फॉर्मेट फॉलो करना है। सैलरी बेसिकली क्या होता है ना, देखो अगर किसी को आप बोलोगे कि भाई तुम्हारा सैलरी कितना है, तो वो बोलेगा 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ है मेरा सैलरी, मुझे 12 लाख का पैकेज मिला है। लेकिन इसमें मैं बोलूँ स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा 1 लाख उसकी सैलरी नहीं है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सैलरी में बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। एक होता है आपका बेसिक सैलरी, ठीक है, एक होता है आपका डियरनेस अलाउंसेस, एक होता है आपका हाउस रेंट अलाउंसेस, एक होता है आपका मेडिकल, मतलब नॉर्मली रेंट फ्री अकोमोडेशन हो सकता है, फीस हो सकता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है सैलरी के। तो हमें एक एक कंपोनेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना है, हमें क्या करना है, एक एक कंपोनेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ओके, तो आप क्या करोगे, जब ये क्वेश्चन आप जब ये नोट आप लिख रहे हो ना, तो आप एक काम करिए, आप एक और पेज में, ब्लैंक पेज में ले लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। क्या करिए आप लोग, ऐसे लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की सैलरी सर कैसे कंप्यूट होगा, चलिए देखते हैं। ओके, ये है सो यहां पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहां पे आएगा आपका अमाउंट। नंबर 1 पे है आपका बेसिक सैलरी। नंबर 1 कंपोनेंट जो है सैलरी का वो है बेसिक सैलरी। अच्छा, ये बेसिक सैलरी सर क्या होता है, एक बार ध्यान से समझिए, ये बेसिक सैलरी आपका क्या होता है। बेसिक सैलरी का मतलब है जो मेन सैलरी है, सैलरी का जो मेन कंपोनेंट है वो होता है बेसिक सैलरी। उसी से आपका डिसाइड होता है कि डीए कितना मिलेगा आपको, आपको हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिलेगा, आपको अदर बोनस कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा। तो मैं इसे बोलूं कि सैलरी का जो मेन पार्ट है ना, मेन पार्ट ऑफ सैलरी,
मेन पार्ट ऑफ सैलरी, जिससे आपकी बहुत सारी बेनिफिट, जो जिससे आपकी बहुत सारी अदर पार्ट जो है सैलरी का वो डिपेंड करता है। ये बेसिकली आपकी सैलरी है। ओरिजिनल जो सैलरी है ना वो यही है, बेसिक सैलरी, ओरिजिनल सैलरी ये है। इसके बाद जो आपको मिलता है वो सिर्फ आपको एड ऑन सैलरी मिलता है, यानी कि वो ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जो आपको मार्केटेबल, ये सैलरी ऐसे होता है ना कि जो आपको ओरिजिनली मिलता है, बाकी जो मिलता है वो सिर्फ आपको इन्फ्लेक्शनरी और मार्केटेबल बनाने के लिए, यानी कि अगर आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है, अगर आप एक रेंट के हाउस में रह रहे तो आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा। अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपको इन्फ्लेशनरी अलाउंसेस और डीए मिलेगा, डियोर्नेस अलाउंसेस। तो ये सब सैलरी के पार्ट होते हैं जो कि बेसिक सैलरी के साथ ऐड होते जाते हैं और जो बेसिक सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, सो बेसिक सैलरी जो है ना वो पूरी तरह से टैक्सेबल है, ये फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, अब ये बेसिक सैलरी सर कैसे इंक्रीज होता है या फिर कांस्टेंट रहता है? देखो, बेसिक सैलरी के लिए एक है पे स्केल, एक है पे स्केल जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, जिसे बोला जाता है पे स्केल। पे स्केल का मतलब क्या होता है? आपकी बेसिक सैलरी इसी तरह से इंक्रीज होता जाएगा। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, देखो। सपोज आपकी किसी की कोई गवर्नमेंट में ज्वाइन कर रहा है, कोई एसएससी होता है ना, एसएससी सीजीएल जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, सीजीएल, उसमें किसी ने जॉब किया तो उसकी बेसिक सैलरी सर कितना होगा? ऐसे होगा उसकी बेसिक सैलरी 15,000, 1,500, 30,000, 3,000, 60,000। अब स्टूडेंट्स, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा कोई पैराग्राफ, ऐसा कोई नंबर मेंशन किया गया है ना, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा कोई नंबर मेंशन किया गया है तो सर आपको क्या समझना है इससे? ये जो लाइन है इससे आप क्या समझ रहे हो, बस मुझे वो बताइए। ठीक है, ये जो लाइन है इससे आप क्या समझ रहे हो? देखो मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब क्या है कि आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको 15,000 की सैलरी पर मंथ मिलने वाला है। आपको 15,000 की सैलरी पर मंथ मिलने वाला है। ये जो 1,500 है ना, इसका नाम है एनुअल इंक्रीमेंट, इसका नाम है एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है, जो 15,000 है वो 15,000 पर मंथ क्या है? आपका सैलरी पर मंथ है, इसका सैलरी पर मंथ आपका। आप जब ज्वाइन करोगे जॉब में तो आपकी सैलरी कितना है? 15,000 पर मंथ। आपके एनुअल इंक्रीमेंट कितना है सर? आपके एनुअल इंक्रीमेंट है 1,500 का। ओके, ये जो 30,000 है इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका 15,000 का सैलरी है, ये हर साल 1,500 इंक्रीमेंट होते होते आपका सैलरी कितना हो जाएगा? 30,000। सही है, 15,000 है ना, 15,000 में और 15,000 ऐड करिए, और 15,000 ऐड करिए, और 15,000 ऐड करिए, उस हिसाब से आपकी सैलरी कितना हो जाएगा? 30,000। जब ये 30,000 टच करेगा ना आपकी सैलरी, तब आप एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बन चुके होंगे, तो अब आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 30,000 के हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं होगा, अब आपकी सैलरी 3,000 के हिसाब से इंक्रीमेंट होगा। अब ये सैलरी कितना हो जाएगा? 30,000 पर मंथ। ओके, अब यहां से ये आएगा एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है सर, क्या गवर्नमेंट में काम करो ना करो ऐसा बढ़ता रहता है सैलरी? बिल्कुल, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक बार आपने गवर्नमेंट कॉलेज में, सपोज कोई कॉलेज में आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, या फिर आपने कोई गवर्नमेंट ऑफिस में ज्वाइन किया है, आपकी सैलरी स्टार्टिंग में 15,000 है, तो आपकी सैलरी हर साल 15,000, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, कब तक सर ये होगा? ये होगा 30,000 तक। 30,000 के बाद आपकी सैलरी 3,000 के हिसाब से इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, और ये मैं बोल रहा हूं कि अगर, ये मैं नॉर्मली बोल रहा हूं, नॉर्मल इंक्रीमेंट है, अगर कभी पे कमीशन चेंज हो जाता है, जैसे कि 7th पे कमीशन आ चुका है, मतलब चल रहा है अभी, 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट होने वाला है, अगर 8th पे कमीशन इंक्रीमेंट हो जाता है ना, 8th पे कमीशन इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा सर? आपकी सैलरी का जो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये दोबारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैं जो बोल रहा हूं आपको, ये अदर देन पे स्केल बोल रहा हूं, यानी कि सॉरी, अदर देन पे कमीशन बोल रहा हूं।
कि अभी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पूछोगे ना तो कुछ लोगों का सैलरी जो है वो है 70,000 का, कुछ लोगों का सैलरी जो है वो है 70,000 का। जो निचले वाले कॉलेज है ना, जो एडेड कॉलेज होते हैं, उसमें भी 70,000 का सैलरी है। अगर 8th पे कमीशन आता है, इन सबकी सैलरी 1,20,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये 8th पे कमीशन की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट सोच रहा है कि अरे 10 साल पहले हमने ये सिस्टम चालू किया था, अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। लेकिन ये जो है, इसे बोला जाता है पे स्केल। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी पे स्केल इसी तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सैलरी जो कैलकुलेशन होता है वो इसी पे स्केल की बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। ये मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी ऐसा मतलब रूल वगैरह नहीं है कि हाँ, आपका जितना परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा। सही है, चलो सर, इसे मैं इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है सर? अभी तक हमने सैलरी में कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी में बेसिक सैलरी पढ़ा है। देखो, इट इज द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉई एज देयर मेन सैलरी एंड शुड बी फुल्ली टैक्सेबल। ये मेन सैलरी है, इसलिए ये फुल्ली टैक्सेबल है। पे स्केल मैंने बोला था, इट इज ए सिस्टम ऑफ द पेमेंट वेयर द इंक्रीमेंट स्केल इज प्री नोन टू द एम्प्लॉय। पे स्केल क्या है कि पहले ही पता होता है एम्प्लॉयज को, भाई हम काम करेंगे नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो सैलरी है वो पहले से ही पता होगा। एग्जाम्पल देख लो, 10,000, 2,000, 20,000, 3,000, 50,000। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी 10,000 पर मंथ होगा, जो कि एनुअली 2,000 के हिसाब से इंक्रीमेंट होगा। और एंड में जब ये 20,000 टच करेगा तो उसके बाद 3,000 के हिसाब से 50,000 तक चलेगा। ओके, तो ये था बेसिक सैलरी। इसके बाद है फीस। सर एक बात बताइए, बेसिक सैलरी तो होता है, फीस क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, फीस क्या होता है? फीस का मतलब है एडिशनल पेमेंट और एक्स्ट्रा पेमेंट। सपोज मेरे कंपनी में या फिर मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूं, उस कंपनी में मुझे अकाउंट्स का काम दिया गया था। मैंने एक कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे टैक्सेशन में, मुझे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में एक्सपर्टाइज नॉलेज है। ओके, मैंने ज्वाइन किया था एज अकाउंट डिपार्टमेंट, लेकिन कभी कभी जब भी कंपनी का टैक्स का काम आ जाता है ना, तो मैं वो काम हैंडल करता हूं। ठीक है, कभी कभी जो टैक्स का काम आता है मैं वो काम हैंडल करता हूं। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सैलरी भी मिल रहा है। तो जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है फीस। और ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिला है वो फुल्ली टैक्सेबल है। राइट सर, राइट। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डियरनेस अलाउंसेस एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग बेसिकली बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, और बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए जो है ज़्यादा टाइम पढ़ाना, एक 1.5 घंटा का क्लास करना इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन टाइमली कवर कर रहे हैं। ओके, लेकिन जब तक आपका सेमेस्टर आएगा हम सारा का सारा क्लास कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।